प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए, जहां मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ। इस दौरान 11 पवित्र तीर्थस्थलों के जल से विशेष कुंभाभिषेक किया गया और इसके लिए 5 फुट ऊंचे विशेष पात्र को क्रेन की मदद से मंदिर के शिखर तक पहुंचाया गया। सोमनाथ मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया और पूरे इलाके में भक्तिमय माहौल भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधु संत, देश भर से आए कलाकार इस कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जामनगर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। बाद में वो सोमनाथ पहुंचे और मंदिर तक भव्य रोड शो किया। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए मौजूद रहे। मंदिर पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष महापूजा, कुंभाभिषेकम और ध्वजारोहण किया। यह आयोजन मंदिर के पुनर्निर्माण और पुनः प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 का हिस्सा है। इस दौरान पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने 500 से अधिक रियासतों को जोड़कर आधुनिक भारत की नींव रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण केवल धार्मिक कार्य नहीं था, बल्कि ये संदेश था भारत अपनी प्राचीन गरिमा, सांस्कृतिक पहचान को फिर से स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं। सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी ने पोखरण परमाणु परीक्षण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन एक और वजह से बेहद खास है, क्योंकि 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी। पीएम मोदी ने कहा कि उसी दिन देश ने पहले 3 परमाणु परीक्षण किए थे और भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने भारत की क्षमता और सामर्थ्य को साबित किया। उन्होंने कहा कि उस समय पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी और कई देशों को हैरानी हुई थी कि भारत ने इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल कर ली। आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। और इसी बीच में नीट यूजी 2026 पर एनटीए का स्टेटमेंट जारी हुआ है। नीट में धांधली पर एनटीए का स्टेटमेंट आया कि 3 मई को परीक्षा तय कार्यक्रम मुताबिक हुई है। 7 मई को कथित गड़बड़ी की जानकारी मिली है, ये एनटीए ने कहा। 8 मई को मामला एजेंसीज के पास भेजा गया और मामले की जांच अभी जारी है। यानी जो तय तारीख थी उससे लगभग 4 दिन बाद कथित गड़बड़ी की जानकारी मिली और एनटीए की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दे दी गई है। साथ ही यह भी बताया गया कि अभी इस मामले की जांच जारी है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक विशेष आध्यात्मिक और प्रशासनिक यात्रा पर हैं और मुख्यमंत्री ने आज सुबह वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन पूजन किए। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने धर्मनगरी काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। इस दौरान एक बेहद खास और आध्यात्मिक संयोग देखने को मिला। सीएम योगी और राज्यपाल ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर से लाए गए पवित्र जल से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। यह आयोजन ठीक उसी वक्त हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हुए थे। काशी और सोमनाथ के इस मिलन को अटूट आस्था के गौरव की गाथा के रूप में देखा जा रहा है। विश्वनाथ मंदिर जाने से पहले मुख्यमंत्री ने परंपरा का निर्वहन करते हुए काशी के कोतवाल यानी बाबा काल भैरव के मंदिर में जाकर शीश नवाया और उनकी आरती की। 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी के आक्रमण सहित विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण कर उसके वैभव को खंडित करने का प्रयास किया। उन्हें भ्रम था कि हम मूर्ति खंडित करके इसके वैभव को लूट करके भारत की आत्मा को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं। ये केवल सोमनाथ महादेव के मंदिर के साथ नहीं हुआ। भारत के अंदर हजारों सनातन के प्रतीक पवित्र स्थलों के प्रति, उनमें काशी विश्वनाथ धाम भी है। हम सब इस बात को जानते हैं कि मोहम्मद घोरे से लेकर मुगलों तक कई विदेशी आतताइयों ने हमारी इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर एक गुलामी का ढांचा भी यहां खड़ा किया, लेकिन वे भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाए। आध्यात्मिक कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में CII के द्वारा आयोजित CII एनुअल बिजनेस समिट 2026 में हिस्सा लेंगे और इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय विजन फॉर इंडिया @100 है। यहाँ मुख्यमंत्री वैश्विक अर्थव्यवस्था, उद्योग जगत की चुनौतियों और विकसित भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर उद्योगपतियों के साथ में संवाद करेंगे। और इसी बीच में खबर चेन्नई से है, जहां पर पूर्व सीएम स्टालिन से मुलाकात की है जोसेफ विजय ने। अभी के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के बाद स्टालिन से मिलने के लिए पहुंचे। सीएम विजय ने स्टालिन से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हैं, जहां पर दोनों ने एक दूसरे को सम्मानित भी किया। पहले स्वागत, गले मिलते हुए बधाई दी स्टालिन ने विजय को और TVK ने जिस तरीके की जीत दर्ज की और उसके बाद वहां पर सरकार बनाई। उसके बाद ये एक मुलाकात थी जहां स्टालिन से मिलते हुए नजर आए जोसेफ विजय। दिल्ली सरकार ने बेघर और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए एक खास अभियान शुरू किया। सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अभियान के तहत रेस्क्यू वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वैन के जरिए सड़कों, फुटपाथ और सार्वजनिक जगहों पर रहने वाले बेघर लोगों को सुरक्षित आश्रय गृहों तक पहुंचाया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि ये विशेष अभियान 5 दिनों तक जारी रहेगा। इस दौरान बेघर लोगों को अपना घर आश्रम संगठन द्वारा चलाए जा रहे आश्रय गृहों में ले जाया जाएगा, जहां उनके रहने, खाने और इलाज की उचित व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 दिनों के बाद इस अभियान के नतीजों की समीक्षा की जाएगी, जिसके आधार पर जरूरत के हिसाब से रेस्क्यू वैन की संख्या बढ़ाई जाएगी। आज हमने यहाँ से उन अपना आश्रम की एम्बुलेंसेस और वैन्स को भेजा है जो कि रेस्क्यू प्रोग्राम करेंगी। पूरे शहर में जहाँ जहाँ भी निराश्रित बीमार लोग सड़कों पे पाए जाएंगे, उनको वो लेकर कर अपना आश्रम में जाएंगे, उनको वहाँ ट्रीट करेंगे, उनका ध्यान रखा जाएगा, पूरा इलाज किया जाएगा और ठीक ठाक करके यदि उनका कोई घर परिवार होगा और वो लेने के लिए तैयार होंगे तो वहाँ भेजा जाएगा।
नहीं तो आश्रम में ही उनकी पूरी देखरेख करने का काम किया जाएगा। अपना आश्रम हमारी दिल्ली सरकार द्वारा पोषित एक बहुत ही शानदार काम कर रही संस्था है, जो कि सही मायने में मानवता का ध्यान रखते हुए, मानवता के जितने भी हमारे मूल्य हैं उनका ध्यान रखते हुए काम करती है। और हजारों बुजुर्ग, हजारों महिलाएं अपना आश्रम के माध्यम से अपना जीवन दान पा रही हैं। यह अभियान दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग, अपना घर अपना आश्रम और सेवा भारती दिल्ली प्रांत की तरफ से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंदिराज सिंह ने बताया कि जरूरतमंद, असहाय और बेसहारा लोगों के लिए 11 से 15 मई तक अभियान दिल्ली के सभी 13 जिलों में चलाया जाएगा। आश्रय गृहों में ऐसे लोगों को देखभाल करने के लिए साथ साथ इलाज और पुनर्वास की पूरी सुविधा भी दी जाएगी। सरकार ने इस अभियान के लिए पूरे दिल्ली में 19 रेस्क्यू वाहन तैनात किए। अधिकारियों के अनुसार इस दौरान 300 से अधिक जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली सरकार ने लोगों से भी अपील की है कि यदि उन्हें कोई बेसहारा शख्स दिखाई दे तो उसकी जानकारी संबंधित टीम को दें, ताकि समय पर सहायता पहुंचाई जा सके। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में 6 अहम फैसले लिए गए, जिसमें आयुष्मान भारत योजना को लागू करना, राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमावर्ती इलाकों में जनसांख्यिकी बदलाव को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये काम 45 दिन में पूरा करने का टारगेट भी रखा गया है। बता दें कि बीजेपी ने बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि सत्ता में आने वाले राज्य में आयुष्मान भारत स्कीम को लागू किया जाएगा। अब ये वादा पूरा होने जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य ने आधिकारिक तौर पर केंद्र की स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत से जुड़ने का फैसला लिया है। सीएम ने कहा कि अब पीएम की सभी योजनाएं बंगाल में लागू की जाएंगी। कैबिनेट की बैठक के दौरान बीएनएस को भी लागू करने की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने बताया कि पिछली सीएम ममता बनर्जी की तरफ से रोकी गई नौकरशाहों की केंद्रीय ट्रेनिंग और तैनाती को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बंगाल में अब तक लागू नहीं हुई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस आज से प्रभावी हो जाएगी और सभी नए केस नए कानून के तहत दर्ज किए जाएंगे। कैबिनेट बैठक के दौरान बीजेपी के 321 कार्यकर्ताओं को आज श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने इस मौके पर चुनाव आयोग को भी धन्यवाद दिया। कैबिनेट ने राज्य में हिंसा मुक्त और सफल चुनाव कराने के लिए सभी मतदाताओं और भारत निर्वाचन आयोग का आभार जताया। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग का काम काबिले तारीफ रहा है। केरलम में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बावजूद मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस लगातार बना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के दिल्ली में दावेदारों के साथ बैठक किए जाने के 2 दिन बाद भी पार्टी नेतृत्व किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। अब मुख्यमंत्री पद की दौड़ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जिसमें रमेश चन्नीथला, इसके साथ ही एआईसीसी महासचिव, संगठन केसी वेणुगोपाल और विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। इन तीनों नेताओं के साथ पार्टी हाईकमान ने अलग अलग चर्चा की। बैठक में केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ और केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी भी मौजूद थी। जानकारी के मुताबिक अब पार्टी अध्यक्ष खड़गे की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अंतिम फैसला लिया जा सकता है। पार्टी के भीतर यह भी माना जा रहा है कि हाईकमान राज्य में पिछले सप्ताह देखने को मिले विरोध प्रदर्शनों और पोस्टर वॉर के शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल सतीशन और वेणुगोपाल समर्थकों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खुलकर शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला था। नई दिल्ली में बैठक के बाद केरलम कांग्रेस नेताओं और दीपा दास मुंशी ने संयुक्त रूप से कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वे नेतृत्व विवाद को लेकर प्रदर्शन और फ्लेक्स बोर्ड अभियान से बचे। हालांकि पर्दे के पीछे लगातार बातचीत जारी है, लेकिन राज्य के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में अब भी अनिश्चितता बनी हुई है। और इन सब के बीच कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी नाराजगी जताई है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 140 सदस्य वाली विधानसभा में 102 सीटों पर जीत हासिल कर भारी बहुमत प्राप्त किया, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री के नाम पर देरी से सहयोगी दल असहज है। देरी पर सवाल उठने पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 मई तक है, इसलिए किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। वहीं रमेश चन्नीथला ने सोमवार को कहा कि पार्टी हाईकमान मुख्यमंत्री पद को लेकर जो भी फैसला करेगा उसे कांग्रेस और यूडीएफ के सभी कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे। चन्नीथला ने फैसले में हो रही देरी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि सभी दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है। कांग्रेस उतना समय नहीं ले रही है जितना पिछली बार वाम मोर्चे ने लिया था। भाजपा की आलोचना पर पलटवार करते हुए चन्नीथला ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने भी मुख्यमंत्री चुनने में कई दिन लगा दिए थे। और इसी खबर के साथ न्यूज 4.0 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक।